नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र या फिर पत्रकारिता संबंधी प्रश्न हो या फिर जो है व्याकरण संबंधी प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार रहेंगे। जिस भी परीक्षा में संपूर्ण हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आप इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना है, एक एक तथ्य को बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाओ। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, जैसे कि DET प्लस भी हो या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेंगे। चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के अंतर्गत आने वाले PYQ की सीरीज हम कर रहे हैं। जो देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 प्रैक्टिस सेट हमारा 11 चला हुआ है। 20 प्रश्नों को हम पहले कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखी, पीछे की वीडियो में जा करके देख सकते हो। रसलीन का मूल नाम क्या है? रसलीन कवि हुए हैं रीतिकाल के, तो ये भी ध्यान रखना है। पूछ पूछा जा सकता है कि रसलीन किस काल के कवि है, तो रीतिकाल के कवि है। और रीतिकाल के अंतर्गत जो है रीतिपद काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। रीतिपद काव्य धारा के कवि रहे हैं रसलीन। इनका मूल नाम पूछा हुआ है, सैयद मुस्तफा या फिर मोहम्मद सईद, सैयद अहमद या सैयद गुलाम नबी। तो सही आंसर है हमारा डी, सैयद गुलाम नबी जो है रसलीन का मूल नाम है। तो आंसर हो जाएगा डी। और अन्य तथ्य इससे जुड़े हुए हम देख लेते हैं। रीतिकाल का जो कवि है रसलीन, इनका मूल नाम है सैयद गुलाम नबी, और ये रीतिकाल के अंतर्गत आने वाले रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट होती है। नंबर 1 है अंग दर्पण, नंबर 2 है रस प्रबोध। ये दोनों ही रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अंग दर्पण किसकी रचना है? रसलीन की। रस प्रबोध किसकी रचना है? रसलीन की। तो ये तो तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। अंग दर्पण में अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है। रस प्रबोध दोहों में रस निरूपण संबंधी ग्रंथ मानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये अंगों का यहाँ पर भी काव्य के अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है? भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य और जो है हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामविलास शर्मा का है या फिर रामचंद्र तिवारी का है? भारतेंदु के बारे में, भारतेंदु जी की प्रतिभा के बारे में हिंदी नाट्य साहित्य, हिंदी जो है नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, ये कथन कहा है भारतेंदु जी की प्रतिभा के बारे में रामचंद्र तिवारी ने। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त कथन जो है रामचंद्र तिवारी का है, जबकि रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु के नाटकों के संबंध में कहा है, नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्य मार्ग का अवलंबन किया है, ना कि बांग्ला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़ दे एक बार एक बार छोड़ ये नहीं आएगा भी एक बार छोड़िए अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले, ना प्राचीन नाट्य शास्त्र की जटिलता में अपने को इन्होंने फंसाया। तो ये जो कथन है, ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु जी के संबंध में। इसके अलावा आगे बढ़ लेते हैं, प्रश्न नंबर 23।
सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूध मुहा प्रयास कहा? क्या कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने अपने काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूध मुहा प्रयास किस काव्य संग्रह को कहा है ये? बाल कल्पना का दूध मुहा प्रयास पंत जी ने पल्लव को, ग्रंथि को, वीणा को या उच्छ्वास को? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वीणा। वीणा काव्य संग्रह को इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत ने बाल कल्पना का दूध मुहा प्रयास कहा है। तो ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने वीणा काव्य संग्रह को क्या कहा है? बाल कल्पना का दूध मुहा प्रयास। पंत जी की काव्य कीर्ति पल्लव की भूमिका को जो है छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है, छायावाद का घोषणा पत्र। पंत की किस रचना को कहा जाता है? तो ध्यान रखना है पल्लव, अर्थात मैनिफेस्टो भी ध्यान रखना भी। मैनिफेस्टो, छायावाद का घोषणा पत्र अर्थात मैनिफेस्टो कहा है पंत जी की पल्लव रचना की भूमिका को। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपनी रचना सत्यकाम को एक तापस की भावना को वाणी देने वाला काव्य माना है। एक तापस की भावना को वाणी देने वाला काव्य किस रचना को माना है? सत्यकाम को। उच्छ्वास, इसके अलावा इनके काव्य संग्रह देख लेते हैं। उच्छ्वास 1920, प्रकाशन वर्ष ग्रंथि भी 1920 में आई है भाई। वीणा 1927, पल्लव 1928, इसके अलावा गुंजन की बात करें 1932। इनकी छायावादी रचनाएं हैं पंत जी की, ये ध्यान रखना है। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, तो ये चारों आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में हमारा पूछा गया है, एक सेकंड भाई। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो है 1951 है। तो ध्यान रखना है, जो तार सप्तक आया 1943 में, फिर दूसरा सप्तक आया 1951 में, तीसरा सप्तक आया 1959 में और चौथा आया 1979 में। तो इन चारों सप्तकों को आपको ध्यान रखना है, जो कि अज्ञे जी द्वारा संपादित किए गए। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 है, जबकि तार सप्तक का 1943 मैंने आपको बता ही दिया। चार सप्तकों का प्रकाशन किसने किया? अज्ञे जी ने। इन चारों सप्तकों में कितने प्रयोगवादी कवियों की कविताओं को संग्रहित किया गया? तो ध्यान रखना है, 7 कवियों की कविताओं को संग्रहित इसमें किया गया। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो ध्यान रखना है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया है। तो कई बार पूछ लेते हैं, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने। जो प्रयोगवाद के जो ये 4 सप्तक है, प्रयोगवादी जो काल आया हमारा, उसमें 4 सप्तक आए। इनका संपादन किसने किया? जो है अज्ञे जी ने। तो ये ध्यान रखने हैं सभी पॉइंट। तार सप्तक 1943 में आया। अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, इसके अलावा प्रभाकर मार्चवे या और जो है नेमीचंद्र जैन, इसके अलावा गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल आदि जो है 7 कवि सम्मिलित है तार सप्तक में। दूसरे सप्तक में कवि है 1951 में प्रकाशित हुआ शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र जी, शकुंतला माथुर जी और हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय।
इसके अलावा तीसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं 1959 में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन और विजय देव नारायण शाही जी, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। चौथे सप्तक में आती है 1979 अवशेद कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती और जो है एक है नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। ये चौथे सप्तक के अंतर्गत आने वाले 7 कवि हैं। तो 7 कवियों की कविताओं को तार सप्तक में संग्रहित किया गया, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25। किले में औरत किस कवि की कविता है? किले में औरत नामक जो कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, पवन किरण की है, रघुवीर शाही की है या फिर अरुण कमल की है? तो किले में औरत नामक कविता इनमें से रघुवीर शाही जी की है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। किले में औरत रघुवीर शाही जी की क्या है? कविता है। और अन्य काव्य संग्रह रघुवीर शाही जी के जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है, वो है हंसो हंसो जल्दी हंसो। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, हंसो हंसो जल्दी हंसो रघुवीर शाही जी का काव्य संग्रह है। इनकी अन्य कविताएं हैं जैसे कि सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। ये सभी जो है अन्य कविताएं है। सीढ़ियों में धूप काफी इम्पोर्टेंट है, आत्महत्या के विरुद्ध भी काफी इम्पोर्टेंट है। आत्महत्या के विरुद्ध कई बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखना है। सभी रचनाओं को बार बार रिवाइज करते रहना है, अपने आप याद हो जाएंगे। अन्यथा आप जो है अगर बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो परीक्षा में कंफ्यूजन होगा, जिससे जो है प्रश्न गलत होने की संभावना अधिक होती है। और नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका DET+B का एग्जाम है, तो बिल्कुल एक एक प्रश्न को ध्यान से करना है। और एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी तभी आती है प्रश्नों में जब आप तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करते हुए चले, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ में कमेंट करके भी अवश्य ही बताया करें कि भी आपको वीडियोस कैसी लगी। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 26। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, गोरखनाथ की रचना है, विद्यापति की रचना है या आचार्य देवसेन की रचना है? पुरुष परीक्षा नामक जो रचना है वो विद्यापति जी की रचना है। तो ध्यान रखना है, पुरुष परीक्षा। और किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा की ये रचना है पुरुष परीक्षा, विद्यापति की रचना है। इसमें कवि ने श्रृंगार रस के माध्यम से धर्म और राजनीति की शिक्षा दी है। किस किस की? धर्म व राजनीति की शिक्षा दी। ये एक लोकप्रिय पुस्तक है। 1830 में इस कीर्ति का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। यह अनुवाद किसने किया है? अंग्रेजी में लॉर्ड विस्प टर्नर। तो ये नाम ध्यान रखना है। अगर पूछ ले पुरुष परीक्षा का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया है? सॉरी भाई। तो इन्होंने नहीं भाई, इसके परामर्श से राजा कालीचरण बहादुर ने किया है। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? कि अप्रमाणिक ग्रंथ इनमें से किस विद्वान ने नहीं माना? तो ये आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल, मोहन लाल विष्णुलाल पांडे या फिर गौरी शंकर हीराचंद ओझा या डॉक्टर बुलर? तो रामचंद्र शुक्ल ने भी अप्रमाणिक माना है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी अप्रमाणिक माना है, बुलर ने भी जो है अप्रमाणिक माना है, लेकिन मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को प्रमाणिक माना है। तो ध्यान रखना है, प्रमाणिक मानने वालों के अंतर्गत आते हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। इसके अलावा और अन्य तथ्य हम देखें तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वालों में मोहनलाल विष्णुलाल पांडे जी का नाम तो हमने देख ही लिया। इसके साथ मिश्र बंधु और कर्नल टाट भी आते हैं, साथ ही श्याम सुंदर दास जी भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अप्रमाणिक मानने वालों में गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी आते हैं। डॉक्टर बुल्लर भी अप्रमाणिक मानने वालों में आते हैं। मुंशी देवी प्रसाद, साथ ही रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास है ये, और ये एक ही नाम है, कविराज श्यामल दास। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 28। मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीने बकस मोरी माल। तो ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों की रचयिता कौन है? धर्मदास है, अमीर खुसरो है, दरिया साहब है, यारी साहब है। तो इन प्रमुख प्रसिद्ध पंक्तियों के जो रचयिता हैं, वे आदिकाल के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जी हैं। अमीर खुसरो जी के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है? दास्य भाव की, साख्य भाव की, माधुर्य भाव की, या फिर वात्सल्य भाव की? आप सभी को पता है, मीराबाई की जो उपासना है, जो भक्ति रही है, वो माधुर्य भाव की है और कृष्ण की भक्त रही है, ये तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है, अर्थात अपने इष्ट देव कृष्ण की जो भक्ति है, उन्होंने प्रियतम अर्थात पति के रूप में की है। जब लोग खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते थे, तब वे कहती थी, श्री कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने मैं लज्जा करूं। तो आगे बढ़ते हैं, अगर ये कथन भी पूछ लिया जाए, श्री कृष्ण के अतिरिक्त पुरुष है कौन जिसके सामने मैं लज्जा करूं, किसका है? तो मीराबाई जी का है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में आता है, और इनका गुणगान किन्होंने? दास जी ने, ध्रुवदास जी ने, व्यास जी, मुलकदास आदि सभी भक्त करते हैं इनका गुणगान। तो आगे देखते हैं, इनके पद, मीराबाई के जो कुछ पद तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में हमें देखने को मिलते हैं, कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में भी देखने को मिलते हैं, पर सबसे प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। तो ये जो कथन है, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये शुक्ल के अनुसार, सॉरी भाई, ये कथन जो है ये शुक्ल जी का ही है। तो इसमें पूछा गया है, सदुकड़ी से अभिप्राय क्या है? तो सदुकड़ी से अभिप्राय इनमें ब्रज मिश्रित पूर्वी बोली है, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है, या फिर राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा है। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा सदुकड़ी से मतलब है। इसमें शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में जो सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, यहाँ पर सदुकड़ी से मतलब अभिप्राय बताया गया है, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। आंसर हमारा सी होगा। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं और अन्य तथ्य इससे जुड़े हुए। कबीर की जो वाणी का संग्रह है, एक सेकंड, बीजक नाम से है, जिनके 3 भाग किए गए हैं, कौन कौन से? रामायणी, शबद और साखी। साखी, तो ध्यान रखना है, सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हमें मिलते हैं। साखी के अंतर्गत क्या मिलता है? सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश, जो दोहों में है। जो किस में दिए गए हैं? दोहों में। पूछ लिया जाता है साखी किस में लिखी गई है, तो दोहों में। इसकी भाषा सदुकड़ी है, अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। परंतु जो रमेणी है, इस शब्द में के पद है, रमेणी और जो शब्द में गाने के पद है, इसमें काव्य की भाषा ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी का व्यवहार भी है। तो ये ध्यान रखना है, अगर रमेणी की भाषा पूछी जाए तो सदुकड़ी होगी, सॉरी बैसाखी की भाषा पूछी जाए तो सदुकड़ी भाषा है, जिसमें हमें जो कि दोहों में मिलती है। अगर जो है रमेणी और शब्द की भाषा पूछी जाए तो ब्रज भाषा
कहीं कहीं जो है पूर्वी बोली का भी पुट हमें देखने को मिलता है, पूर्वी बोली का। आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो सुजान कुमार नामक जो नायक है सूफी कथा, सूफी प्रेमाख्यान जो रचनाएं है उनमें किस रचना का नायक सुजान है? मधुमालती में, चित्रावली में, इंद्रावती में या हंस जवाहिर में? तो सुजान जो पात्र है, जो नायक है, वो चित्रावली का है। और चित्रावली की रचना किसके द्वारा की गई? उस्मान कवि द्वारा की गई। आगे बढ़ लेते हैं। चित्रावली सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ है जिसके रचयिता उस्मान है। इसमें नेपाल के राजा धरणीधर के पुत्र सुजान कुमार व रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा वर्णित है। सुजान और चित्रावली दोनों चित्रकार हैं। नायक चित्र सारी में नायिका का चित्र देखकर अपना चित्र भी उसके साथ बना देता है। नायिका भी नायक का चित्र देखकर उस पर प्रेमासक्त हो जाती है और दूत के माध्यम से एक मंदिर में दोनों का मिलन होता है। नायिका को पाने के लिए नायक को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कवि ने घटनाओं के विस्तार और व्यापकता की और विशेष ध्यान दिया है, अतः नायक नायिका को पाने में सफल हो जाता है और इस प्रकार चित्रावली की जो कथा है वो सुखांत कथा मानी जाती है। यानी कि नायक नायिका का मिलन हो जाता है और उसका कथा का जो अंत होता है वो जो है सुखांत होता है। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। तो जो ये पंक्ति है सॉरी बेबी की चाहूंगी, ये हरिवंश जी की है, गदाधर भट्ट जी की है, मीराबाई की है, जी गोस्वामी की है। तो ये पंक्ति है, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बकाई गई मूर्ति सूरत माही पगी। जो ये पंक्ति दी गई है यहाँ पर, ये है गदाधर भट्ट जी की। ध्यान रखना है, गदाधर भट्ट कवि की है। ये चैतन्य महाप्रभु को भगवत सुनाया करते थे और नाभादास के भक्तमाल में इनके पद हमें देखने को मिलते हैं, अर्थात उल्लेखित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33। जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जानो नाही, जो आखियन सब देखिए आखियन न देखी जाए। जो ये पंक्ति है, इसमें कौन सा अलंकार हमें देखने को मिलता है? दृष्टांत, उदाहरण, उपमा, अति, वस्तुपमा। तो यहाँ पर जो है उदाहरण देकर बताया गया है, जो आखियन यानी कि जिस प्रकार से आंखें देख रही है, तो इसमें हमारा उदाहरण अलंकार दिया गया है। तो बिहारी का दोहा है ये, इसका अच्छे से अर्थ देख लेते हैं। एक सेकेंड भाई। बिहारी के दोहे का अर्थ देख लेते हैं। बिहारी के दोहे का अर्थ है, जिस जिनमें परमात्मा द्वारा संपूर्ण जगत को जाना जाता है, लेकिन उस परमात्मा को नहीं जाना गया जिसे आंखों द्वारा सब कुछ देखा जाता है, लेकिन आंखें स्वयं नहीं देखी जाती। यानी कि आंखें जो है स्वयं नहीं देखी जाती। काव्य आदि में यहाँ सामान्य रूप से कही गई बात को भली भांति समझाने के लिए उदाहरण दिया गया है, वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। इसके वाचक पद भराए जो, जैसे, यथा आदि शब्द है। यानी कि पंक्तियों में आपको जो, जैसे, यथा जैसे शब्द आपको देखने को मिले तो वहां उदाहरण अलंकार हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में मिलता है? नाटककार के रूप में, प्रबंधकार के रूप में, गीतिकार के रूप में या मुक्तकार के रूप में? तो हमें अधिक जो रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने, लगभग जो है इन्होंने 19 प्रबंध काव्यों की रचना की है, प्रबंधकार के रूप में देखने को मिलता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त ने रंग में भंग 1909 ईस्वी से लेकर के रत्नावली 1960 तक अंतराल में 19 खंड काव्यों की रचना की है। इसके अतिरिक्त जय भारत 1952 ईस्वी में,
जैसा बृहद बंध काव्य और साकेत 1930 सैदर्श महाकाव्य की रचना भी हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें लगाना है। मैला आंचल सबसे पहले आएगा 1954 में, फिर आता है प्रति परिकर था, फिर तीर्थ तपा, फिर जलोश। तो इनके प्रकाशन वर्ष को अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि इनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। आजकल प्रकाशन वर्ष से संबंधित काफी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनके प्रकाशन वर्ष को भी आपको बार बार रिवाइज करते हुए रहना है, क्योंकि तथ्यों के बार बार रिवीजन से ही आपको सफलता मिलेगी। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसीलिए हम जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य है, जितने पिछली परीक्षाओं में आए हुए PYQ है, इम्पोर्टेंट MCQ है, सभी को हम जो है उनकी बार बार रिवीजन करते हुए तथ्यों के आगे बढ़ रहे हैं, ताकि सभी प्रश्न आपको आसानी से याद रहे। फणीश्वर नाथ रेणु के जो यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं, सबसे पहले मैला आंचल आएगा 1954 पर प्रकाशन वर्ष, प्रति परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1964, जुलूस 1965। आगे बढ़ लेते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रह के को भी हमें लगाना है। तो सतमी के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती, दो बाकी। तो ये जो कहानियां हैं, ये किन की कहानियां हैं, किन साहित्यकारों की, ये भी देखते हैं और इनके प्रकाशन वर्ष को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा फांसी, फिर बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो बाके, भगवती चरण वर्मा जी की। तो देखते हैं सबसे पहले फांसी, जो कहानी है दी गई है, जो जैनेन्द्र कुमार की है, 1929 में प्रकाशित हुई। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, 1932 में। सतमी के बच्चे राहुल सांस्कृत्यायन जी की है, 1934। दो बाके भगवती चरण वर्मा जी की है, 1936। और ये परीक्षा की दृष्टि से ये सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट है भाई, इनको आपको याद कर लेना है। फांसी किसकी कहानी है, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे या दो बाके, ये किनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। सुना चलाऊं? चलो भाई, नेक्स्ट प्रश्नों को और अन्य क्लास में करेंगे, अगली क्लास में। तो आज की क्लास में इतने ही प्रश्नों को करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।